अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पाकिस्तान में ऐसे तकरीबन 15 लाख केसेस हैं जिनका फैसला पेंडिंग है। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे केसेस हैं, हाई प्रोफाइल केसेस, जिनके ऊपर जब अदालत में बहस होती है, जिरा होती है, या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या एजेंट उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले भी शुरू हो जाते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगते हैं। पाकिस्तान में ऐसे बेइंतहा सियासी रहनुमा हैं जिनके घर वाले और ख़ुद वो मुतअद्दिद सियासी यानी पर्चों का और मुकदमेबाजियों का शिकार होते रहे हैं। अगर आपको मैं याद करा दूं, चंद साल पहले सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो कई साल कैद काट चुके हैं और उनके ऊपर लगाएगा जितने भी इल्ज़ामात थे उनमें कोई भी अदालत के अंदर प्रूफ नहीं हुआ और मुख्तलिफ केसेस में वो बरी होते गए। खुद मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर, मियाँ शहबाज शरीफ के ऊपर, इसाक डार साहब के ऊपर, दीगर जितने भी यानी रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके ऊपर मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हुए जिनमें से अक्सर गलत साबित हुए। फिर ऐसा है कि दीगर अगर आप लीडर्स पे आते हैं, आप बादशाह खान से शुरू हों तो उनके ऊपर पाकिस्तान तोड़ने के इल्ज़ामात लगते रहे। खान अब्दुल वली खान साहब का जब जिक्र आता है तो एक ज़माना था जब उनको बड़े अजीब अजीब अलकाब दिए जाते थे और उनको कहा जाता था कि वो एजेंट्स हैं। पाकिस्तान के इस निज़ाम में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम क्यों इंसाफ नहीं दे सकते और क्यों जो है हमारा निज़ाम वो बेगुनाह लोगों को उसमें फंसा लेता है, ट्रैप कर लेता है। ये चंद ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात या तो वकील दे सकते हैं या वो सहाफ़ी हज़रात दे सकते हैं जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हों, क्योंकि बहरहाल ये उनकी स्पेशलिटी है। मसलन आपको हालिया में 2-4 मुकदमात का भी मैं जिक्र करूँगा और उनका आपको बताऊँगा। ख़ास तौर पर एक आज सुबह को जो हुआ रावलपिंडी के अंदर, उसका भी मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बैरिस्टर एहतशामुद्दीन, माहिर कानून है, खुद भी टेलीविज़न होस्ट हैं, एंकर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं जनाब रऊफ़ क्लासरा साहब, दुनिया टेलीविज़न के एडिटर इन्वेस्टिगेशन हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत इन्होंने बड़ी बड़ी स्टोरीज़ ब्रेक की हैं। और हमारे साथ होंगे जनाब फवाद चौधरी साहब, ये भी माहिर कानूनदान हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रऊफ़ क्लासरा साहब, ये क्या वजह है कि बेगुनाह को इंसाफ नहीं मिलता, बेगुनाह फंस जाता है और गुनाहगार जो है वो निकल जाता है? ये क्या डाइकोटमी है? हमारे इन्वेस्टिगेशन में कोई कमज़ोरी है कि इंसाफ और कानून में कोई कमज़ोरी है? ये मेरा ख्याल है कि ये जो आज आपने एक वाइटल क्वेश्चन और डिबेट शुरू की है, इसको बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। और आज जितने भी पॉलिटिशियंस के नाम आपने गिनवाए हैं, ये तमाम लोग किसी न किसी दौर में किसी न किसी वजह से जेलों में भी रहे हैं, इन पे मुकदमात भी रहे हैं, ये पुलिस को भी फेस करते रहे, जुडिशरी को भी करते रहे। लेकिन जो हमने बदकिस्मती देखी, इनमें से किसी ने भी कभी भी कोई एक सीरियस अंदाज में आके पुलिस के सिस्टम को चेंज करने की, चेक करने की कोशिश नहीं की। जुडिशरी की भी इन्होंने कोई एक ओवरहालिंग करने की कोशिश नहीं की। जब तक जुडिशरी ने खुद अपना रोल, इंडिपेंडेंट रोल आके अज्यूम करने की कोशिश नहीं की, तो हमने देखा है कि चाहे ये लोग 10-10 सालों तक जेलों में रहे हों, पुलिस के हाथों टार्चर का शिकार हुए हैं, उस वक्त कंप्लेंट्स भी करते हैं। जब ये अपोजिशन में रहते हैं तो एक कंप्लेंट होती है रूलिंग लीड के खिलाफ कि हमें आके विक्टिमाइजेशन का निशाना किया जाता है। आप नाम लें पाकिस्तान का कौन से बड़ा सियासतदान है जो जेल में नहीं रहा और जिस पर जैसे आप खुद कह रहे थे मुकदमे नहीं रहे। लेकिन आप बात कर रहे हैं क्लासा साहब तो मुझे याद आना शुरू हो गया और के इन्हीं यानी अदालतों में मौलाना सैयद अव्वल आला मौदूदी को सजाए मौत हो गई थी। इसी तरह अयूब खान जब आए थे तो एब्डो के केस में उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी ज़हूर इलाही, चौधरी परवेज़ इलाही, इन सारों को अंदर भी करवा दिया था और मेरा ख्याल है कत्ल के इल्ज़ामात भी इन पर लग गए थे। तो ये कब ख़त्म होगी ये सारी सियासत? ये नहीं, ये चीज़ें पूरा साइकिल मुझे ख़त्म होते इसमें नियर फ्यूचर में तो नज़र नहीं आ रहा। और उसकी मेन वजह ये पॉलिटिशियन खुद हैं। एक करप्ट यहाँ का सिस्टम जो है, चाहे पुलिस का हो, चाहे जुडिशरी का हो या और जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं, ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को सूट करता है। ये कुछ भी हो जाए, इन्हीं के जरिए काम चलाते हैं। आप मुझे बताएं कि पुलिस टार्चर के खिलाफ, ब्रूटैलिटीज के खिलाफ, पुअर इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ जो आज रूलिंग एलीट है, अब माजी के अखबारात उठा लें, किसी वक्त अपने आप प्रोग्राम के रिसर्चर से कहें कि आज जो रूलिंग एलीट है, जो माजी में इन्हीं इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ, इन्हीं जुडिशरी के खिलाफ और पुलिस की तहकीकात के खिलाफ जो बयान देते रहे, आज उठा के देख लें तो आपको बड़ी हंसी आएगी। अजीब सा एक डलीमा लगता है कि ये लोग
ऐसी सिस्टम के जरिए अपने आप कह सकते अपोनेंट्स को काबू करते हैं। ये कुछ अर्सा जेल में बैठ जाएंगे, मुकदमे झील लेंगे, लेकिन यहां पे कोई अच्छे इन्वेस्टिगेटर लाने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई ईमानदार लोगों को ये टॉलरेट तो बिल्कुल नहीं है क्या किया लेकिन जाएगा। ऐसा भी तो होता है, कुछ मिसालें ऐसा भी तो होता है, जैसे बड़ी माजी में भी इल्जामात लगते रहे, हाल में भी लग रहे हैं इल्जामात कि हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो यानी अपनी नौकरियों के लिए, पैसों के लिए या कोई मुराद के लिए, वैसे ही खुश करने के लिए इन्वेस्टिगेशन के रुख भी मोड़ देते हैं। आप इस्लामाबाद में हैं, मैं तो एक केस से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे बताइएगा कि यह हालिया केस जो हो रहा है ज़फ़र कुरैशी साहब का, जो FIA के रुएरवां थे और शायद अदालत तो कह रही है कि उनको दोबारा रीइंस्टेट किया जाए, हुकूमत जो है उनके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा के उन्होंने उनको साइड कर दिया। असल हकीकत क्या है बीच में? इसमें तो कोई शक नहीं। जितना मैं ज़फ़र कुरैशी साहब को आज का नहीं जानता, मैं इनको जानता हूँ 2005 में, जब मैंने पहली दफ़ा फैसलाबाद में, आपको याद होगा, सोनिया नाज रेप केस का एक स्कैंडल मैंने ब्रेक किया था और चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त भी इसका नोटिस लिया था, मौजूदा जो चीफ जस्टिस साहब हैं, और पहली दफ़ा ज़फ़र कुरैशी साहब को उन्होंने अपॉइंट किया था कि आप जाके इस रेप स्कैंडल को इन्वेस्टिगेट करें। और मुझे याद है उस वक्त ये पंजाब में थे, खुडे लाइन थे, परवेज अली साहब वज़ीर आला थे, इन पे खासा दबाव उस वक्त भी डाला गया था, क्योंकि आपको याद हो खालिद अब्दुल्ला साहब थे, SSP वहाँ के थे फैसलाबाद पे, उन पे और कोई 10-12 लोग थे जिन पे ये इल्जाम थे, और परवेज अली साहब का उस वक्त भी दबाव था इन पे कि आप इस तरह के करम है, ना मेरी कभी पुलिस बीट रही है ना कोर्ट बीट रही है, इसलिए मुझे ज्यादा इन तयनातों का मुझे नहीं इल्म है। नहीं, मैं उस पे आ रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे एक इनका जो बैकग्राउंड है, कैसे ये तमाम सियासतदान जो हैं वो ज़फ़र कुरैशी साहब के खिलाफ सिर्फ इस वक्त कोई आप कह सकते चौधरी साहबान नहीं होंगे, इनके खिलाफ वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी साहब इनको इतना ही नापसंद करते हैं जितने के इनको परवेज अली साहब करते होंगे, और इतना ही शहबाज शरीफ साहब इनसे एक तरह की नफरत करते हैं जितना के चौधरी परवेज अली साहब या वज़ीर आज़म साहब करते होंगे। क्योंकि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक स्टोरी यहाँ पे एक प्लांट हुई थी न्यूज़पेपर में कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कत्ल करने का मनसूबा बनाया है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं के जिम्मे ज़फ़र कुरैशी के जिम्मे लगाया था कि आप जो है आप इन्वेस्टिगेशन करें। इन पे खासा दबाव था शहबाज शरीफ साहब के रजीम की तरफ से कि आप इसमें सदर आसिफ अली जरदारी, डॉक्टर बाबर रहमान और सलमान तसीर को इसमें इम्प्लीकेट करें, आप अपनी फाइंडिंग में लिख के दें कि ये तीनों लोग चीफ जस्टिस को मारने की साजिश में शरीक थे। और ज़फ़र कुरैशी ने ये आपका मतलब है कि पंजाब के वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ इन 3 लोगों को जाली और गलत मुकदमों में मुलविस करना चाह रहे थे? ये मैं आपको बता रहा हूं जो इन पे प्रेशर था, और जो ज़फ़र कुरैशी साहब के करीबी ज़रा हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं, और बाज़ मेरे पास भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा दूंगा जो इनकी कॉरेस्पॉन्डेंट हुई थी बिटवीन इस ज़फ़र कुरैशी साहब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब के प्लाट की, और जो वज़ीर आला का सेक्रेटरीट है, आपको उससे अंदाजा होगा। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप इन्वेस्टिगेट करें, और पंजाब हुकूमत का कोई भी एक अफसर जिनको नोटिस भेजे गए थे, जिनके पास एक तरह की इंफॉर्मेशन थी कि चीफ जस्टिस को कत्ल करने का मंसूबा बनाए, उनमें से एक भी अफीसर इनके सामने पेश नहीं हुआ था। बल्कि उल्टा जैसी कैंपेन आजकल ज़फ़र कुरैशी साहब के खिलाफ लॉन्च की गई, ये पहली कैंपेन उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुई थी। उन्होंने इन पर मुख्तलिफ आके इल्जामात लगाए थे, कुछ जाती लगाए थे, कुछ कहा था आपके भाई सियासतदान हैं, किसी ने कहा आपको हमने मर्जी की पोस्टिंग नहीं दी इसलिए आप इस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर। सो जो ज़फ़र कुरैशी साहब को मैं 6 साल से जानता हूं, और 4 बड़े मेगा स्कैम जो पाकिस्तान में हुए, चारों दफा चीफ जस्टिस साहब ने इनको कहा है, और ये कि ईमानदार ऑफिसर हैं, उनसे एक तरह के जजमेंट हो सकती है, लेकिन बदनीयती शामिल नहीं है। रऊफ क्लासरा साहब हमारे साथ हैं, बैरिस्टर एहतशामुद्दीन भी हमारे साथ हैं, और फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ होंगे। जब एक ब्रेक से आएंगे तो 2 बड़े हाई प्रोफाइल केसेस के ऊपर पूछेंगे कि उसमें क्या हो रहा है। आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप रऊफ क्लासरा की बातें सुन रहे थे, हमें ज्वाइन कर लिया स्टूडियो के अंदर जनाब फवाद चौधरी साहब ने, माहिर कानून हैं और APML के सीनियर रुकन भी हैं, और बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन APML है ये आपकी, सॉरी APML। तो अभी तो हर आदमी उसमें सीनियर रुकन है ना, अभी तो कोई जूनियर अराकीन आई नहीं है। नहीं, जूनियर भी बहुत नहीं, जूनियर कौन है? जूनियर भी बहुत है। आपको दिखाएंगे, अगर आप आएंगे तो देखेंगे ना। नहीं, मैं तो अल्लाह रहम करे, मैं हर जगह सीनियर ही हूँ, आप फिक्र न करें। और बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन हमारे साथ हैं, माहिर कानून है। बैरिस्टर साहब, ये जो एक केस है, आप लोगों को ये क्या वकीलों को शौक पड़ गया है कि अगर आपकी मर्जी की
कोई यानी रूलिंग नहीं आती है या कोई फैसला नहीं आता तो आप लोग शोर मचा देते हैं, फौरन मीडिया पे आ जाते हैं, जजेस को भी, ऑनरेबल जजेस को, कोर्ट्स को और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को आप लोग यानी ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं एक किस्म से। आपको ये किसने कहा है? जनरली आप देखें, आप शुरू हो जाएं, इवन एक वकील साहब के केस से शुरू हो जाएं, नईम साहब के केस से शुरू हो जाएं, जिसमें एक मेड के मर्डर करने का उनके ऊपर चार्ज। अगर तो आप किसी खास कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उस हवाले से तो मैं आपको वाज़ेह तरीके से फिर बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप जनरली बात करें तो मेरा ख्याल है जो भी वकील ऐसा करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं। जनरली कौन सा गलत कह रहे हैं, यही कुछ हो रहा है जी। नहीं, अगर आपने बहुत सारे पढ़े लिखे वकील भी हैं, लेकिन बिल्कुल वकीलों में एक फैक्शन ऐसा है काली भेड़ों का, जिन्हें पता है कि जी ये जो काला कोट है हमने इसका इस्तेमाल किस तरह से करना, और वो फिर उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं और फिर जजेस को हरास भी करते हैं। ये मुझे बताएं, NICL केस में आप लोगों को इतनी क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। बेसिकली मैं तो उसके अंदर लॉयर नहीं हूँ और मैंने तो उस केस के हवाले से कोई खास रिसर्च नहीं की, और बगैर फीस के मुझे किसी भी ब्रीफ के ऊपर रिसर्च करने का शौक भी नहीं है, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल लॉयर। लेकिन जो मैंने सुना है, यहाँ पे तो मैं खिदमत खल्क कर रहा हूँ ना जी आपके पास आके, लेकिन जो मैंने सुना है और मीडिया के ऊपर जो खबरें पड़ी हैं उसके हवाले से मैं आपको अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। NICL में जो अभी रिसेंटली मामला हुआ है, जो प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से वो कहते हैं जी वकील साहब का और जज साहब का आपस में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है, जिसके बाद जज साहब ने फाइल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भिजवा दी है और कहा कि मैं केस की समाअत नहीं कर सकता। वो एक टेक्निकल पॉइंट पे था, वो सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड करना चाह रहे थे मोहम्मद मालिक का, हु इज अ को एक्यूज्ड विद मुनिस इलाही, और जो वकील थे मुनिस इलाही के उनको इसके ऊपर एतराज़ था, और जब जज साहब ने उनका एतराज़ जो है उसे मानने से इनकार किया तो उन्होंने रेजिस्ट किया। जब उन्होंने रेजिस्ट किया तो जज साहब को गुस्सा चढ़ा, जब उन्हें गुस्सा चढ़ा तो उन्होंने कहा जी मैं केस की समाअत ही नहीं सुनता। ये प्रॉब्लम हुआ था। तो क्यों ऐसा हुआ? बेसिकली जो जज साहब इनकार कर सकते हैं केस की समाअत सुनने से? जज साहब अगर फर्ज करें ना, अगर वकील साहब जज को ये कह रहे हैं कि जी आप प्रोसीडिंग्स ठीक तरीके से नहीं चला रहे हैं, तो फिर जज ये कह सकता है कि अगर मेरे ऊपर जाती तौर पर उंगली उठाई गई है तो मैं फिर इस केस को सुनने का नहीं सुनता, आप किसी और के पास ले जाएं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट है। मुनिस इलाही के जो वकला हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि हम इस एप्लीकेशन को जो उन्होंने मुनिस इलाही की बरियत के लिए दी हुई थी उसके ऊपर बहस करना चाहते थे, and according to law the learned judge was supposed to listen to the arguments over the application, but he started off with a different thing जो कि उस दिन के एजेंडे में थी नहीं, और उन्होंने कहा कि मैं को एक्यूज्ड का 342 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहता हूं। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है। 342 का जो स्टेटमेंट होता है वो तब जज साहब जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं या कुछ चीजें पूछ सकते हैं को एक्यूज से जब प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस क्लोज कर देती है, लेकिन इस केस में तो प्रोसिक्यूशन ने अभी तक एविडेंस क्लोज नहीं किया था। नहीं है जज का प्रेरोगेटिव हो सकता है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। 342 के दो पार्ट्स हैं। 342 जो सेक्शन है CRPC का, जिसकी बुनियाद पर जज साहब करना चाह रहे थे उनको एग्जामिन, वो एक लैटिन मैक्सिम है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, दैट नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। अगर आप किसी के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं तो उसकी जो डिफेंस है वो पेश करने का उसे मौका मिलना चाहिए। तो इसमें पहले पार्ट में जज साहब जो है वो किसी भी मौके पर किसी भी एक्यूज्ड से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, उसको एग्जामिन कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है सेक्शन का, उसके अंदर ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज करती है तो फिर जज साहब की ड्यूटी है, ही इज ड्यूटी बाउंड, दिस इज अ मैंडेटरी कंडीशन विच द जज हैज टू फॉलो, कि उन्होंने एक्यूज्ड को बताना है कि तुम्हारे खिलाफ ये एविडेंस है, तुम इसका क्या जवाब देते हो, और फिर उसका जवाब जो है उसकी रोशनी में आगे केस आगे चलेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ है कि जज साहब कह रहे थे कि अभी प्रोसिक्यूशन एविडेंस तो क्लोज हुआ नहीं, मैंने पहले ही इसको एक्यूज्ड को एग्जामिन करना है, मैंने पहले ही इससे कुछ सवालात पूछे। मुनिस इलाही के वकला ने कहा कि दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, ये दुरुस्त नहीं है इस स्टेज के ऊपर, जब प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस क्लोज करेगी तब आप पूछ लें, अभी तो आप नहीं पूछ सकते। जज साहब इसरार कर रहे थे, उन्होंने रेजिस्ट किया, तो फिर जाके वो तल्ख जुमलों का तबादला हो। What is going on over here, especially in this particular case? देखें मुबशर साहब, सबसे पहले तो इसमें जो हो रहा है ना, 1940 की दहाई में नज़ीर केस है, 60 की दहाई में शहनाज जावेद केस है, 80 की दहाई में ब्रिगेडियर इम्तियाज़ केस है। वाज़ेह असूल ये है कि अदालतें इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर नहीं करती, अदालतें इन्वेस्टिगेशन में मुदाखलत नहीं करती। अब जो आगे मेरे भाई रऊफ क्लासरा साहब जैसे हिस्ट्री बता रहे थे जफ़र कुरैशी साहब की, भाई अगर FIA में एक ही ईमानदार आदमी है और बाकी सारे बेईमान हैं और एक ही फरिश्ता में टकर गया है, तो फिर FIA बंद कर दें, फिर बाकी इन्वेस्टिगेटिंग इदारे हम बंद कर देते हैं। किस तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह सकते हैं कि मैं जज हूं, फलाना मेरी मर्जी का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, फलाना मेरी मर्जी का प्रोसिक्यूटर होगा? क्यों नहीं कह सकते? मैं वजह बताता हूँ।
मेरी एक सवाल पूछ लें, इस प्रोग्राम का एक प्रोड्यूसर है, वो सीनियर प्रोड्यूसर है, उसका एक अपना एक्सपर्टीज है, ठीक है ना। अब उसकी चॉइस है कि अगर वो एक कैमरामैन से खुश नहीं है, उसको वो कैमरामैन वो रिजल्ट नहीं दे रहा, और दूसरा कैमरामैन जो साइड लाइन पे बैठा हुआ है वो दे सकता है उसको, तो ही विल डिमांड फॉर दैट पर्सन। आपने बिल्कुल सही, आप जो बात कर रहे हैं इसको हम कहते हैं इंक्विजिटोरियल सिस्टम। ये हमारे यहाँ राइज नहीं है, ये राइज है जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में। हमारे यहाँ जो सिस्टम राइज है उसे हम कॉमन लॉ सिस्टम कहते हैं। कॉमन लॉ सिस्टम में है मुबशर लुकमान साहब जज हैं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ। बैरिस्टर साहब का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, ये प्रोसिक्यूटर है। इसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी, जहां पर अदालत जो है, अगर अदालत ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुकर्रर किया हुआ है, आपने मुझे इन्वेस्टिगेटिंग अफसर लगा दिया, आपने बैरिस्टर साहब को प्रोसिक्यूटर लगा दिया, आपने फैसला क्या करना है? मैं आपको बताता हूँ, आपका खत्म हो गया। मेरी एक अर्ज सुन लें, मैंने खुद एक पिटीशन की सुप्रीम कोर्ट में जी, 3 मेंबर बेंच था बिल्कुल, जिसको इफ्तिखार चौधरी साहब हेड कर रहे थे। अब वो पिटीशन थी जाली और बोगस वोट्स के बारे, जो यानी मैंने एक अपनी जाती हैसियत में फाइल की थी। उसकी हियरिंग के दौरान मैंने एक और प्रेयर ली बीच में, खुद खड़े होकर अपने लॉयर अली जफर के साथ। मैंने कहा कि जी ये बाई इलेक्शंस जो हो रहे हैं इनको भी फारिग कर दें। तो उस वक्त ऑनरेबल जज ने यह कहा कि बात यह है कि जो चीज़ हो रही है उसी के ऊपर बात करें, और ये प्लीज आप एक्स्ट्रा एडिशनल प्रेयर्स बीच में मत डालें। So I mean that was his right. आपकी जो पिटीशन एंटरटेन हुई है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में, दुनिया में बड़ी ही और कम मिसालें हैं जहां पे इस तरह से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन एंटरटेन होती हैं। हमारे यहाँ जो सो मोटो केसेस हैं उसकी जुरिसडिक्शन इतनी बढ़ गई है कि शायद ही दुनिया में कोई और मिसाल मिले। इसमें अच्छी बातें भी हो रही हैं, जैसे आपने कहा बिल्कुल सही है, 3.5 करोड़ वोट निकल गया। मैं ये भी कहूँगा चीफ जस्टिस साहब जो है वो जो तनकीद होती है, बातें होती है, मैं तो इतने अरसे से करता हूँ और बड़े वो खुले दिल से आई मस्ट से उसको सुनते भी हैं, अच्छी बातें भी हो रही है, लेकिन ये सिस्टम नहीं है। मैं आपको बताऊं क्या होगा, चीफ जस्टिस साहब को हर महीने क्या 10,000 दरखास्तें चली जाती हैं, वो उनमें से 1, 2, 3 पिक कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। मैंने पता किया है, 9,500 मैंने कोर्ट रजिस्ट्रार से पता किया था कि चीफ जस्टिस का यानी क्या तरीका कार है दरखास्त को एक्सेप्ट करने का या एंटरटेन करने का। फकीर हुसैन साहब को मैंने पूछा था, जो खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं ऐसी बात नहीं, अपना देखें आप अपना पर्सनलाइज बातें ना करें। बात यह है कि मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब उन्होंने मुझे दिया कि आप देखेंगे कि जितनी भी उन्होंने सुओ मोटो पे उठाई हैं वो फंडामेंटल राइट्स को परटेन करती हैं। So I mean, I think the court is very clear. ये छोड़ दे फंडामेंटल राइट्स को, हमने बना लिया जो मेरी मर्जी है वो फंडामेंटल राइट है, जो मेरी मर्जी नहीं है मैं उसको छोड़ दूं। Why not? A court is where the judge is. नहीं कोई ऐसा नहीं है दुनिया में। देखे 2000 साल लगे हमें जुडिशियल सिस्टम डेवलप करते, वरना हम क्या करते हैं, आप बाहर अदले जहांगीरी की बेल लगा देते हैं, जो आके अब घंटी बजा दे, फिर उसका सुन ले, बाकियों को फारिग कर दे। हुआ क्या है कि पूरे हाई कोर्ट फारिग हो गई है, परवेज मुशर्रफ साहब के वारंट जारी हो गए हैं और परवेज मुशर्रफ साहब के फार्म हाउस का अपना जो है वो अपना जब्त हो सकते हैं। आपको पूरे अदालती निजाम से प्रॉब्लम हो गई है। जो रिटायर होता जाएगा, अगर वो आज कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ का फार्म हाउस नहीं हम जब्त करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए कि परवेज मुशर्रफ के ऊपर जो वारंट जारी है वो गलत हुए हैं। कैसे गलत है भाई? गलत कैसे? किसी के खिलाफ है, किसके पूरे प्रोसीजर के खिलाफ है, फिर आपका प्रोग्राम दूसरी तरफ चला जाएगा ना। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ किस तरह। पूरा असूल है, सीआरपीसी में लिखा हुआ है, जो शख्स मुकदमा शुरू होने से पहले मुल्क में ना उसको इख्तियारी करार नहीं दिया जा सकता। सेक्शन 93 ऑनवर्ड है सीआरपीसी का। नहीं, उसके लिए एक सर्टेन प्रोसीजर है, एक सर्टेन प्रोसीजर है, वो अडॉप्ट करें, उसके बाद प्रॉब्लम एक और है ना, प्रॉब्लम एक और। एक मिनट मेरी एक साहब, एक सेकंड, ये अदालत तो नहीं है। इसी वजह से वो जज ने की होगी अपील बाहर, मुझे पता समझ आ गई। अभी ये जो 7 जजेस को उठा के बाहर निकाला है, 1 महीना पहले ले डाउन किया कि 209 के बगैर जज बाहर नहीं निकलेंगे, अभी उठा के 7 जजों को उठा के बाहर। ये कानूनी नुक्ता, ये मुझे इसका जवाब नहीं आता। फवाद चौधरी साहब हैं, बैरिस्टर इत्तिशाम अमीरुद्दीन है, रऊफ क्लास रूम। विल कम बैक टू द आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे फवाद चौधरी साहब की और इत्तिशाम अमीरुद्दीन साहब की, उससे पहले आप रऊफ क्लासर साहब की बात सुन रहे थे। रऊफ क्लासर साहब, आपने सुनी दोनों शुरका की बातें कि मुबशर साहब, एक चीज एक मैं यहाँ पे चीज कहना चाहूंगा। जब आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे, आप पर्टिकुलरली मूनस लाई के केस के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन फवाद चौधरी साहब से जब बात हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट की सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से बात होना शुरू हो गई। और आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास अगर इख्तियार है, उनका राइट है, तो वो फिर ले सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों सिचुएशंस का, दोनों केसेस का आपस में कोई तकाबुल नहीं है।
अगर मुनसिलाई के केस को देखा जाए ना, तो उसमें अदालत के पास जो अदालत कर रही है, पता नहीं उसके पास वो राइट है कि नहीं है। बेसिकली आप ये देखें कि मुनसिलाई के वकील ने एक दरखास्त दी है बरियत की। क्यों? क्योंकि मूनस इलाई के खिलाफ कोई एविडेंस अवेलेबल है ही नहीं ऑन रिकॉर्ड। मूनस इलाई के खिलाफ टोटल जो एविडेंस अवेलेबल है उसमें एक मोहम्मद मालिक की स्टेटमेंट है, दूसरा 8 बैंकर्स के बयानात थे और 9 के 9 गवाहान जो हैं वो अपने बयानात से मुनहरिफ हो चुके हैं। एविडेंस भी तो हो सकता है ना, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कोई ट्रांजैक्शंस हैं, ये है सफाई मिसल पे कोई एविडेंस है ही नहीं। इसी वजह से 249 अगर अकाउंट से पैसे निकले तो फिर, लेकिन वो मुनसिलाई के अकाउंट में तो नहीं गए हैं ना। यही तो उनका केस है कि जितने गवाह हैं वो अपने बयान से मुकर चुके हैं। वो कहता है कि हमने तो ये बयान दिए नहीं, एफआईए ने फैब्रिकेट किया, कंकॉक्ट किया बयान हमारा, और कोई एविडेंस मुनसिलाई के खिलाफ है नहीं, तो आप उनको बरी तो करें। ये तो नहीं हो सकता कि मैं इस टेबल पे बैठ के पैसे खाऊं और मैं कहूं, मियां आमिर साहब कहें कि मेरा ताल्लुक नहीं है। बहरहाल ये उनका चैनल है, उनका चैनल है, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करप्शन कर रहे हैं, जब तक मियां आमिर साहब के खिलाफ किसी किस्म का कोई सबूत नहीं आएगा कि वो इसमें शामिल थे, उन्होंने आपको असिस्ट किया, बेट किया, इनकरेज किया, तब तक मियां आमिर साहब की कोई पकड़ नहीं है। पकड़ आपकी है। अगर मोहम्मद मालिक ने कोई करप्शन किया तो उसके खिलाफ आप केस चलाएं। आपने किस चक्कर में बरियत डिमांड की है? बरियत मैं 5 साल जब मोनस ऑल इन ऑल पावरफुल था, जब उनके वाले चीफ मिनिस्टर, उस वक्त का कोई करप्शन नहीं है, और अब जब हुकूमत अपोजिशन में थी उस वक्त करप्शन आ गई। देखिए ना, बरियत किस चीज पे वो डिमांड कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं उसको, क्योंकि मैंने अखबारात में साहब आप क्या एपीएमएल और पीएमएल क्यों मिल रहे हैं आपस में? कोई मेरिट्स की भी तो बात होती है ना। अब ये मोनस का, मैं तो कह रहा हूं कि अगर उसने करप्शन करनी थी जब उनका वालिद चीफ मिनिस्टर था, जब हुकूमत थी उनकी, उस वक्त की करप्शन करता। अब जब अपोजिशन में आ गया तो उसने करप्शन करनी थी। क्या छोड़े वो जो अभी का केस है ना एनआईसीएल, तो अभी का पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का नहीं, अभी का पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का केस है। ये तो अपोजिशन में थे उस वक्त। आपका जो सवाल था, जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि किस बुनियाद पे बरियत डिमांड करते हैं, नंबर 1 मुनसिलाई का नाम एफआईआर में नहीं है। नंबर 2 जिन पैसों की करप्शन का इल्जाम लगाया जाता है वो पैसे एनआईसीएल को वापस हो चुके हैं। नंबर 3 मुनसिलाई के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। जितने विटनेसेस ने मुनसिलाई को इम्प्लीकेट किया था वो सब कहते हैं कि झूठे बयान है जो एफआईए ने लिए। तो फिर आप किस बुनियाद पे उन्हें अंदर रखना चाहते हैं? अगर फिर भी आपकी तसल्ली नहीं होती है तो आपको जमानत दे देनी चाहिए थी, और अगर आपने जमानत नहीं दी है तो अब आप बरी कर दें उनको, क्योंकि एविडेंस तो है नहीं। और बरियत का कानून ये है, मैं एक सेकंड अपनी बात कंप्लीट एजेंसी आपके खिलाफ है, कोर्ट्स आपके खिलाफ है, पुलिस आपके खिलाफ है, सारे जहान आपके खिलाफ है, सिर्फ आप लोग सही हैं। नहीं, मैं कब कह रहा हूं कि हम लोग सही हैं? मेरा तो पीएमएलक्यू से कोई ताल्लुक नहीं है मुबश्शिर साहब। मैं आपको बताऊं, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए लॉयर, आई हैव नो कनेक्शन विद पीएमएलक्यू। मुझे मूनस इलाही की, परवेज इलाही की सियासत से लाख इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि उस इख्तलाफ का असर जो है केस की कार्रवाई पर पड़े। लॉ जो है वो डिमांड करता है कि ऑब्जेक्टिव बेसिस पे कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे आपको उनकी सियासत से इख्तलाफ है भी कि नहीं? मुझे है। अच्छा है। रऊफ क्लासरा साहब, यहाँ पे 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि इस केस में मसलन मखदूम अमीन फ़हीम का भी नाम आया और उन्होंने अदालत में पैसे भी जमा करा दिए वहां पे। इस तरह और कुछ शुरफा के भी नाम आए, जिसमें आपके और मेरे दोनों के दोस्त भी आते हैं। तो बात यह है कि जिन्होंने पैसे जमा करा दिए उनके ऊपर तो कानून हरकत नहीं कर रहा, तो अब क्यों कर रहा है? ये बैरिस्टर साहब की वैसे एक स्ट्रेंज लॉजिक है, वो ज्यादा खैर लीगल इश्यूज को जानते हैं, क्योंकि इस स्कैम को मैंने भी खासा इन्वेस्टिगेट किया हुआ है और मेरे पास भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पड़े हैं। ये जितना आप उसको सिंपल तरीके से बता रहे हैं, इस तरह का सिंपल केस नहीं है। और इस बात का एतराफ उसने, आपको याद होगा, मोहसिन वड़ाई साहब ने भी किया था कि मेरे बैंक अकाउंट से 33 करोड़ रुपए भेजे गए थे और कहते मैंने उसकी पेमेंट कर दिया, लिहाजा अब आप मूनस पे आके कोई इस तरह का केस नहीं करते। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं केस का, ताकि थोड़ा सा ये व्यूअर्स को समझने में आए। जिस तरह की कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट की जा रही है कि शायद मूनस का कोई टोटल इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है और आप पूरा मीडिया या आपके जुडिशरी इन्वेस्टिगेटर का इनका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। आप मुझे बताएं, आपका पीएस हो, आपका प्रोड्यूसर और इसी में जहां पे बैठे, उसके बैंक अकाउंट में 33 करोड़ रुपया मोहसिन वड़ाई साहब वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं और बैंकिंग चैनल के जरिए ये ट्रांजैक्शन हो रही है, ये पेमेंट कैश में नहीं हो रही। और वहां से जो उनको जब उनको मैनेजर को पकड़ा जाता है, ये आपकी मैं बात यहीं पे मैं आगे भी लेके चलूंगा। मोहसिन वड़ाई ने तो एक एफिडेविट भी दिया कि ये सारा मैंने किया, तो वो अदालत में क्यों नहीं पेश किया गया? क्या उसके पीछे कोई हिकमत अमली थी या उसमें बदनीयती थी? चलो उनके वकीलों ने पेश कर दे। मेरा नहीं ख्याल कि इसके पीछे कोई मालाफाइडी हो सकती है। तो फिर अपना आप जिस पे एक कल्प्रिट, जिसको आप कल्प्रिट कह रहे हैं, वो खुद मान रहा है कि ये सारी रकम मेरी है, मैंने निकाली है, किसी का लेना देना नहीं है और ये मैं इसका जिम्मेदार हूं, तो फिर भी आप एक दूसरे पे क्यों डलवा रहे हैं? नहीं, आप सुन लें, आप नहीं, उसमें थोड़ा सा टेक्निकल जो पॉइंट है अपना, इस मुल्क में रऊफ क्लासरा साहब, इस मुल्क में मैं बेशुमार ट्रेडर्स को जानता हूं, बड़े बड़े नाम है लिबर्टी मार्केट में,
जो मेरे से जाती तौर पे कहते हैं कि यार एक एफिडेविट ये तुम्हें देना है साल के एंड में कि मैंने 30 लाख रुपया तुमसे उधार लिया क्योंकि वो टैक्स में चोरी कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, 25-25 अकाउंट होते हैं उनके, तो आई मीन ये तो एक टैक्स पर्पस मौका मुझे दें। जी जी, आपने जैसे ब्रेस्टर साहब को मौका दिया, जरा मुझे मौका दे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं सारी चीजों के। इसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो ये, जब ये मोहसिन वड़ाई साहब ने 2 अरब रुपए की डील की थी, क्या उन्होंने टैक्स रिटर्न में शो किया था कि मुझे 2 अरब रुपया कैश मिला और उसका टैक्स उन्होंने पेमेंट कराई थी? हरगिज नहीं करवाई। एक तो सबसे बड़ा उन पर टैक्स इवेजन का आके केस बनते कि किसी को पता नहीं है, 2 अरब रुपए की आगे डील कर दी, नंबर 1। और जब उन्होंने मुनीस अली साहब के बैंक, उनके मैनेजर, पर्सनल मैनेजर के अकाउंट में 32 या 38 करोड़ रुपए शिफ्ट किए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने ये पैसे जो आपके पास कैश आया है, आप एक मैनेजर को कैसे शिफ्ट कर रहे हैं? और मैनेजर ने एफआईए में जाके बयान दिया है, जब उनसे पूछा गया कि आपके अकाउंट में कहां से पैसे हैं, तो उन्होंने लिख के दिया, जी मैं उनका मैनेजर हूं, मेरे अकाउंट में है, मैंने फलां अकाउंट में जाकर पैसे आके शिफ्ट किए हैं, जो कि मुनीस अली साहब का है। आप यहां तक ये कहना कि आप एफआईए के 9 गवाह मुकर गए, एक मिनट जी, उन्होंने मुझे पिन पॉइंट किया, बात खत्म हो जाए उनकी। जी अब ये ब्रेस्टर साहब कहते हैं 9 गवाह मुकर गए जी एफआईए, अगर मुकर गए फिर उन पे पर्चे होने चाहिए। उन्होंने मुनीस अली के खिलाफ क्यों आगे झूठे बयान लिख के दिए? आप किसी के खिलाफ प्रोसीड तो करें। अब आप कहते हैं जी क्योंकि वहां पे इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर को दबाव पे आप इनका जवाब सुन लेना, कह रहे हैं ना उनके ऊपर पर्चे होने चाहिए। अब इनका जवाब सुन लेना। एक चीज है जी, अगर मेरे नाम से कोई गलत बयान एक चीज मैं देखता हूं वो रकम कर देता है तो फिर मेरे खिलाफ पर्चा होना चाहिए। मुझे तो उस बयान का पता ही नहीं है। जिसने वो गलत बयान कलमबंद किया उसके खिलाफ पर्चा होना चाहिए। तो अगर एफआईए में क्लासरा साहब, अब मेरी बात सुन लेना जरा, 1 मिनट हौसले के साथ। आप कह रहे हैं कि आपके ख्याल में कोई बदनीयती नहीं होगी, आपके ख्याल के मुताबिक चीजें नहीं चलेंगी, आपको हकायक को देखना पड़ेगा। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कि मुनीस इलाही का मैनेजर ही हो सकता है मोहम्मद मालिक, लेकिन मुनीस इलाही के खिलाफ किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं है। आप एक न्यूट्रल आदमी है यहाँ पे, आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है? नहीं, बात यह है जी कि मैं तो 2-3 से पहली बात तो देखें, जहां पर केस हो जाता है ना पॉलिटिसाइज, चाहे वो सच हो चाहे झूठ हो, उसके ऊपर हमेशा धुंध हो जाएगी। वो ये केस हो गया पॉलिटिसाइज, इसमें चाहे आप जो मर्जी कर लीजिए। मोहसिन अली के ऊपर देखें, बात यह है कि उन्होंने कहा 33 करोड़ रुपया उधर शिफ्ट किया उनके अकाउंट में। मोहसिन वड़ाइच ने टेस्ट करवा के अपना वहां से भेजा एफिडेविट, और जिस बंदे ने टेस्ट किया यहां से हुक्म गया कि उसको पकड़ लें, उसको अरेस्ट कर लें। और भाई वो कह रहा है वो अटेस्टेशन उसके पास गई है, उसका क्या ताल्लुक है अटेस्ट ना करने से? यहां से इस तरह की बात हुई। दूसरी बात यह है कि जब आपकी इन्वेस्टिगेशन, मैं फिर ये कहूंगा, अगर हमारी एफआईए में एक फरिश्ता है और बाकी सारे जो है वो अपना वहां पे काफर है, फिर ये एफआईए बंद कर दें। नहीं चल सकता। अगर मुझे आपको याद होगा कि एक दफा जब आप दुनिया न्यूज पे नहीं थे, आप उस वक्त एक्सप्रेस पे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जफर कुरैशी साहब की तरफ से मुझे जाती तौर पे धमकियां मौसूल हुई थी। और जब आपने मेरी फिर जफर कुरैशी साहब से बात भी कराई थी और उन्होंने क्लैरिफाई भी किया था, बंदे भी अच्छे हो गए, और वो लग रहा था कि एक सेंसिबल किस्म की बात हो रही है। लेकिन अगर फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर फर्ज करें आपको या मुझे आपके ऊपर एतमाद ना हो, तो फिर मैं आपको बतौर मेहमान यहाँ पे क्यों बुलवाऊं? या अगर आपको मेरे ऊपर एतमाद ना हो तो क्या आपको फिर मेरे शो पे आना चाहिए? कभी ऐसा भी तो होता है कि जिस तरह जज ने अपने आप को एक्सक्यूज कर लिया, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी ये कह के जी अगर मेरे पे एतमाद नहीं करे तो मेरी फोर्स से आप किसी से करा ले। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मुझे इसका जवाब देने दें जी। आपने कभी जफर कुरैशी से पूछा है कि वो किस तरह के जाती मसाइल का शिकार है? आपका क्या ख्याल है? चौधरी आपने मुझे बताया था उस एक मिनट, नहीं अभी नहीं, आज मैं पाकिस्तान के सामने सबको बताना चाहता हूँ कि जफर कुरैशी के जाती जरा सुन लें। उस बंदे ने कितनी पर्सनल सैक्रिफाइसेस दिए हैं, हरगिज़ उनको शौक नहीं, कितनी बड़ी बड़ी बिग गन्स के सामने आप उनको दुश्मन बनाए। आपका क्या ख्याल है? चौधरी परवेज अली पे हाथ डालना मजाक है? अमीन फहीम पे हाथ डालना मजाक है? अब शहबाज शरीफ को अपने पंजाब के सूबे में अब उसकी मर्जी के खिलाफ आकर फाइंडिंग दें, बाबरवान को और सदर जरदारी या सलमान तसीर को कत्ल के मुकदमे में इंप्लीकेट ना करें। आप इन चीजों को मजाक समझ रहे हैं? आज आपको मैं बता रहा हूं साहब, एक सेकंड में अपनी एक ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं एक बात को आपकी मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा, बड़ी माजरत के साथ मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। नहीं सुन, एक मिनट, और वो ये है कि यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा मियां शहबाज शरीफ के ऊपर प्रोग्राम्स किए हैं, मुझे उन्होंने कभी थ्रेट नहीं किया, कभी उन्होंने मुझे तड़ी नहीं दी है, ना उनके किसी साहब ने मुझे तड़ी दी है। मैंने अपना पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी प्रोग्राम्स किए हैं, मैंने एएनपी के खिलाफ भी किए हैं, मैंने जमात इस्लामी के खिलाफ भी किए हैं, किसी ने मुझे इनमें से थ्रेट नहीं किया। बट एक ब्रेक के बाद आते हैं तो मैं आपकी बात जरूर और आपका मौकफ पूरा लूंगा। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। रऊफ क्लासर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपकी बात मैंने इंटरजेक्ट किया था। आई एम सॉरी, मुझे ब्रेक लेनी थी, आप अपनी बात खत्म कर लें। ये मैं इतना कह रहा था कि हमें बाज़ दफ़ा नहीं पता होता, ये इस तरह के पुलिस अफसरान होते हैं, इन्वेस्टिगेटर, अगर कोई एक आध ईमानदार बकौल हमारे दोस्त चौधरी साहब के निकल भी आता है, आपको शायद पता नहीं होगा, उनका बेटा एक नौकरी करता था, उसको बुलाया गया, कहा गया कि अपने बाप जफर कुरैशी साहब को जाके कहें इन्वेस्टिगेशन बंद करें। उनका बेटा उनके पास गया, उसने कहा अब्बा हजूर ये क्या मेरे मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेशन बंद करें। और उनके बाप ने कहा जाके रिजाइन कर दें, और उनका बेटा रिजाइन करके जॉबलेस हो गया, नंबर एक। अब दूसरी उनके घर की मिसाल में सुना देता हूं, अच्छी नहीं लगती लेकिन बतानी जरूरी है। आपने अयाज सादिक साहब का ये नाम सुना होगा, पीएमएल नवाज के एमएनए हैं। इनके समती साहब ये जो 6 अरब रुपए का स्कैंडल हुआ नेशनल पुलिस फाउंडेशन का, उसमें मुलजिम थे, वो उनके घर गए कि जनाब आप और इनकी जो इनकी दोस्ती है तल्लो के, इनके छोटे भाई की रिश्तेदारी है उनसे, अयाज सादिक साहब से। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि आपके समझी को मैं नहीं बचाऊंगा। उनका पूरी फैमिली ने सोशल बैकार्ड किया जफर कुरैशी का। और तीसरी बात है, जफर कुरैशी ने 3 दफा जाकर सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट की है कि मुझे इस केस से आप डिटैच कर लें, मुझे कत्ल की धमकियां आ रही है, मेरे ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहता। और 3 महीने के लिए आपका कहना है ही इज एन इम्पेकेबल पर्सन, आप यही कह रहे हैं ना बेसिकली, क्योंकि मुझे आपकी बात, हर इंसान में गलतियां बिल्कुल बिल्कुल मुझे आपकी बात का इसलिए यकीन है क्लासर साहब, क्योंकि मैं गलतियां हो सकती हैं, जफर कुरैशी साहब को क्लासर साहब आपकी बात का मैं बिल्कुल एतराफ कर रहा हूं, वो बेहतर आदमी है। क्लासर साहब आपकी बात का इसलिए मैं एतराफ कर रहा हूं क्योंकि मैं जाती तौर पे मैं नहीं जानता बिल्कुल भी, तो मैं इख्तिलाफ ही नहीं कर सकता। तो मैं एक मिनट जी, जिस तरह से जफर कुरैशी की पिक्चर डिपिक्ट कर रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो इतने भी मासूम है। ये कह रहे हैं कि उन्होंने 3 दफा कहा है कि मुझे इस मुकदमे की कार्रवाई से अलहदा कर दिया जाए, बट एट द सेम टाइम क्लासरा साहब आप इस तरह की बातें ना करें। मैंने तैयारी अपनी जो है ना वो की हुई है, आप इस तरह से स्वीपिंग स्टेटमेंट्स पास ना करें। आप मेरी बात तो सुने ना, आप डर क्यों रहे हैं मेरी दलील से? आप डर क्यों रहे हैं मेरी दलील से? आप जिस तरीके एक मिनट क्लासर साहब, एक मिनट, आप मेरी बात तो सुने। मुझे ये यार रऊफ साहब आपकी बात होने दी, पता ही नहीं है चीजों का। मैं बीच में टोकता नहीं, आप भी बीच में ना। रऊफ साहब प्लीज, पता नहीं कैसे आप यहाँ पे, मैं बीच में टोकता नहीं, आप भी ना टोकें। एक मिनट ये जो कह रहे हैं जफर कुरैशी साहब ने 3 दफा खुद कोर्ट में कहा है कि जी मुझे इस केस की इन्वेस्टिगेशन से अलहदा कर दें। क्या हमें नहीं पता, क्या हमें बात तो खत्म होने दें जी, क्या हमें नहीं पता कि जफर कुरैशी साहब ने रीइंस्टेट होने के बाद फौरन अपने बॉस को DGFIA को एक खत लिखा है जिसके अंदर कहा है कि मेरे अंडर जो 4 सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे थे उनको भी रीइंस्टेट किया जाए, नहीं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप मुझे बताएं, अपने बॉस को इस तरह से खत लिख सकते हैं? ये जब एक हायरार्की होती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक मैनेजमेंट है, उसमें एक शख्स सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो नोटिस की वजह से इतना ज्यादा बिफर रहा है कि अपने बॉस को धमकियां दे रहा है कि तुम बदनीयती की बुनियाद पे इन्हें ट्रांसफर कर रहे हो, इस तरह से हो सकता है? तो जफर कुरैशी साहब थोड़े से ओवर एग्रेसिव हैं, उसकी वजह क्या है ये मुझे नहीं पता। दूसरी बात, ये लायबिलिटी के हवाले से कह रहे थे कि मोहम्मद मालिक के अकाउंट में पैसे आए हैं। मुझे कह रहे हैं मेरी तैयारी नहीं है, इनकी अपनी तैयारी नहीं है। मोहम्मद मालिक के अकाउंट में तो कोई पैसे नहीं आए हैं। मोहम्मद मालिक, प्लीज एक मिनट, बात खत्म होने दें। गलत कह रहे हैं यार। कहा यह जाता है क्लासरा साहब, आप केस के फैक्ट्स अच्छी तरह से जरा देख लीजिएगा। मोहम्मद मालिक के अकाउंट में पैसे नहीं आए, कोई 2 और अशखास हैं। आप लड़ रहे हैं, उन्होंने आपको प्रॉपर तैयार करके नहीं भेजा। साहब मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आपसे, एक मिनट, आप बात खत्म होने दें। आप अपनी बात कर लिया आपने, रऊफ क्लासरा, आपको पूरा चांस मैंने दिया है, प्लीज एक मिनट जी। मेरा PMLQ से कोई ताल्लुक नहीं है रऊफ क्लासरा साहब। आई एम एन इंडिपेंडेंट लीगल एक्सपर्ट। मेरी हमदर्दी कानून से है, अदालती निजाम से है, कानून की बालादस्ती से। मुझे मुनसिलाई से कोई लेना देना रैप अप कर ले। तो मैं ये कह रहा था इनको कि जब ये जो बात कर रहे थे जफर कुरैशी साहब के हवाले से, तो उसमें हकायक जरा दूसरी तरफ भी हैं, उन पर भी नजर मार ली जाए। एट द सेम टाइम व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर मुनिस इलाही के खिलाफ कोई एविडेंस है फिर तो उसे सजा दें, 100% सजा दें, होनी चाहिए। लेकिन अगर एविडेंस नहीं है तो उसको रिहा करें, चाहे जमानत पे रिहा कर देते। आपने जमानत भी खारिज कर दी, मुनिस इलाही कहीं भाग सकता है? मुझे बताएं मुबश्शिर साहब, आपके खिलाफ अभी केस हो जाता है, आप पाकिस्तान छोड़ के कहीं भाग सकते हैं? मेरे पास मुनिस इलाही की अच्छी या बुरी सियासी जड़ें सही, लेकिन पाकिस्तान में ही है ना। हम सब हमने यहाँ से कहीं भाग तो नहीं जाना ना, तो उसने तो खुद वापस आके अपने आप। वेरी क्विकली 1 मिनट। देखिए मुबश्शिर साहब, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि चाहे जो रियासत है ना, वो यूं नहीं होता कि अगर हम कहेंगे जी आज चीफ जस्टिस नहीं होंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आज जफर कुरैशी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आज आर्मी चीफ नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता।
वो कहा था जो फ्रेंच फेमस प्रेसिडेंट ना, उन्होंने कहा था कि जो ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल्स। यहाँ पे कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं होता। बात यह है आप एक रियासत में चला रहे हैं, आप एक निज़ाम चला रहे हैं, वहाँ आप शख्सियात के इर्द गिर्द नहीं घूमती रियासतें, निज़ाम के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आपका ये निज़ाम है कि आज FIA के पास और कोई इन्वेस्टिगेटर ही नहीं है, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जैसे रऊफ क्लासरा साहब ने बताया है कि 6 बड़े स्कैंडल्स हैं, उसके ऊपर एक ही आदमी को बार बार लगाना चाहते हैं, इसका मतलब है गलत है। Right. ये नहीं हो सकता। फवाद चौधरी साहब आपका, बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन आपका, रऊफ क्लासरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, क्योंकि मैं केस की नौयत से मैं बाखबर नहीं हूं और मैं कोई बैरिस्टर नहीं हूं लॉ का, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ज़ातियात में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, और केस के मेरिट और डीमेरिट के ऊपर जो है ना हमें स्टिक करना चाहिए। अगर मुझे किसी की पर्सनालिटी नहीं अच्छी लगती तो मुझे उसके ऊपर ज़ाती तौर पे डिग करके वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह जो जजेस वगैरह होते हैं वो एविडेंस के ऊपर वो बाउंड होते हैं, वो उतना ही फैसला दे सकते हैं जितना कि उनके सामने कोई सबूत या शवाहिद हो या गवाहान अगर कोई उनके पास होता है। बट एट द सेम टाइम ऑनरेबल कोर्ट्स का डिसीजन भी काबिल एहतराम होता है और उनको भी खंदा पेशानी से एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं सिर्फ आप सारों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि टॉलरेंस अपने अंदर ज़रा पैदा करें। इस कौम में अगर किसी चीज़ की कमी मुझे नज़र आ रही है, और ख़ुद मेरे अंदर, मैं इस कौम का ही हिस्सा हूँ, वो टॉलरेंस की है। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।